हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी आता है। शॉर्ट नोट इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करने से पहले हमें एक शब्द का पता होना चाहिए, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल हम अपनी तरफ से लागू ना करें। जैसे ये पेन है, ये यहाँ स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था, यहाँ स्थिर अवस्था में है ये पेन, तो जब ये पेन तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि हम इसको बाहर से कोई बल लगा के हिला ना दें। अर्थात इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है गति या विराम की अवस्था में बदलाव का विरोध करना। ये क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया की इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने से पहले हम न्यूटन के नियम को भी, तीनों नियम को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम तो इनर्शिया के ऊपर बेस है। वो क्या है? इफ एनी पार्टिकल इज स्टेबल इट विल बी स्टेबल। मतलब अगर कोई पार्टिकल स्थायी है तो वह स्थायी ही रहेगा। एंड इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग, एनी पार्टिकल इज मूव, then it will move, it will move। कब तक? until unless the external force is not act on particle। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी कण है वो स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और गतिशील अवस्था में है तो वो कण गतिशील अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल उसके ऊपर लागू नहीं किया जाए। सेकंड लॉ हमारे पास न्यूटन का क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि चेंज इन लाइनर मोमेंटम, चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू टाइम इज इक्वल किसके होता है? इक्वल टू फोर्स। ठीक है, मतलब इन मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, अब यहाँ से f, यहाँ से अगर कांस्टेंट का साइन हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा k dp/dt। इफ k इक्वल टू कितना हो? 1 हो, तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? dp/dt। अब कहोगे
कि सर एफ़ का फॉर्मूला तो हमारे पास एफ़ बराबर होता था एम ए, ये तो आ गया डी पी अपॉन डी टी। अब ये एम ए कहाँ से आया? तो एम ए भी इसी फॉर्मूले से आया है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है P इक्वल टू एम वी। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी एम वी अपॉन डी टी। एम तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो एम आ जाएगा बाहर, और डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ वी। अब वी है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ हमारे पास कहता है कि कोई भी क्रिया होगी उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी, मतलब एनी एक्शन हैव एन अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि किसी के आप लोगों ने चाटा मार दिया, अब हर कोई महात्मा गांधी तो होता नहीं है, अब वो उल्टा चाटा मारेगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो। जैसे पृथ्वी पर चलना, हम पृथ्वी पर जितना फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, पृथ्वी उतना ही फोर्स हमें आगे की ओर लगाती है। इसी वजह से हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। हम पृथ्वी पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, पृथ्वी भी हमें ज़्यादा फोर्स लगाएगी, हम तेज चलने लगेंगे या कहेंगे हम दौड़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब और जो ये एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। बोथ आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? इसका एग्जांपल हो गया रनिंग करना, या फिर एक बोट का भी एग्जांपल होता है कि आप पानी के अंदर नाव चलाते हो, तो जितने रफ्तार से आप उसकी नाव की जो हेल्म होती है, पतवार होती है, उसको पीछे की तरफ धकेलोगे, पानी उतना ही आपको आगे की तरफ धकेलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। एक होता है रॉकेट का एग्जांपल। रॉकेट का एग्जांपल मतलब जब रॉकेट प्रक्षेपित होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस उसको पीछे से धक्का देती है, तो जितना तेज़ गैस धक्का देगी उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर उड़ेगा। तो ये सम एग्जांपल्स थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ समझ के करनी है। फिजिक्स को जितना रटोगे उतना ही उसमें फंसोगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहती है कि जब भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति जो है वो त्वरण रहित हो, तो वो कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी हमारे पास? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। जैसे एक हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, जो v1 वेग से आगे की तरफ चल रही है, और कुछ समय पश्चात ये गाड़ी जो है वो v2 वेग से ही, v1 वेग से ही हमारे पास चलती मिली। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी? पहले इनिशियल ये थी और फाइनल ये है, तो v1 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v1 माइनस v1 इक्वल टू 0 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब हमने ना तो रेस को बढ़ाया है और ना ही स्पीड को कम किया है। स्पीड एक समान स्पीड से चल रही थी गाड़ी, तो इस पर हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया। बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो इसकी एक्सेलरेशन कितना है? 0 है।
यही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड या नॉट एक्टेड या नॉट अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल या फिर कहें तो ऑब्जेक्ट, ये लाइट चली गई, देन द फोर्स relative to which motion of the particle is a acceleration less is said to be inertial frame of reference. मतलब अगर किसी पार्टिकल पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें तो उसकी जो गति है वो भी त्वरण रहित गति होगी। ठीक है, कहने का मतलब है दैट इम्प्लाइज यदि हमारे पास F इज इक्वल टू 0 है, F इज इक्वल टू 0 है तो A इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 0। यही केस की डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब कहेंगे कि F इज इक्वल टू 0 है तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ma होता है। तो इसका मतलब ma इज इक्वल टू कितना है, 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 होने का मतलब है या तो पहली संख्या 0 है या फिर दूसरी संख्या 0 है या फिर दोनों ही संख्या 0 है। मतलब हम कह दें फॉर एग्जांपल 1 इंटू 0 बराबर 0, मतलब कि पहली संख्या 0 नहीं है, दूसरी संख्या 0 है, तब इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। या फिर पहली संख्या 0 है, दूसरी संख्या 0 नहीं है, तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 0 ही आएगा। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि पहली कंडीशन भी 0 है और दूसरी कंडीशन भी 0 है, तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। कुछ केसेस में द्रव्यमान जो है, मास जो है वो चेंज भी होता है, लेकिन वो अलग केसेस हैं। जैसे एक कार इंडस्ट्री के अंदर सामान ले जाने वाली पट्टी, रॉकेट में ईंधन आदि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है, लेकिन वो अलग केसेस हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ या तो क्या कहेंगे हम, m बराबर 0 होगा या a बराबर 0 होगा। सिंस m डज नॉट इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा कि बाह्य बल जब हम 0 लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि dv ओवर dt इज इक्वल टू 0। भैया वेग में परिवर्तन की दर ही तो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन का कर दें हम इंटीग्रेशन, तो dv ओवर dt इज इक्वल टू 0 का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, आ जाएगा ना कांस्टेंट। तो इसका एक डेफिनेशन हम और भी दे सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, या ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से ही मूव
करती है, या उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम लिख देंगे। इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस relative to which particle will move with constant velocity। मतलब इसमें पार्टिकल जो है वो किससे वेलोसिटी करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा। जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है, जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा। और एक इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसमें न्यूटन के गति संबंधी प्रथम और द्वितीय नियम भी वैध होते हैं। तो इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, इन inertial frame of reference Newton's first and second law are valid। ठीक है, मतलब एक तो सीधी सीधी डेफिनेशन ये हो गई हमारे पास कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन इज जीरो। सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, सेकंड डेफिनेशन ये हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच पार्टिकल विद मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कि इसमें जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के गति संबंधी प्रथम एवं द्वितीय नियम भी वैध होते हैं। अब प्रथम और द्वितीय नियम वैध कैसे होते हैं, अब इस बात का डिस्कस हमने पीछे किया है। हम यहाँ लेके तो चले थे सेकंड लॉ, और हमने प्रूव कौन सा किया था, फर्स्ट लॉ। F बराबर 0 आ गया था हमारे पास, तो हमने लेके चले थे सेकंड लॉ लेके चले थे, और प्रूव हमने फर्स्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, अब हम करेंगे आगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला टॉपिक होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि एक तो इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हमारे न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम वैध थे, और इसमें हमारे न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं होंगे। मतलब इंग्लिश में देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर नॉट वैलिड इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहली तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर नॉट वैलिड। सेकंड डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि कोई बल नहीं लग रहा है ना, और फिर भी कण में क्या है, फिर भी पार्टिकल जो है वो एक्सीलरेटेड मूव कर रहा है। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे आपने कभी लिफ्ट में गए होंगे आप, तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारे पैरों में एक भारीपन सा महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारा जो वेट है वो बढ़ गया है, लेकिन वेट नहीं बढ़ता है, वो पैरों में भारीपन हमारा आभासी होता है, एक तरह से आभासी, मतलब नॉट एग्जैक्ट बट वर्चुअल। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे कि
एक्सटर्नल फोर्स बिना लगे हुए भी कण की गति कैसी होती है? एक्सेलरेटेड होती है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which external force on the particle is zero, ठीक है, but the motion of the particle is accelerated या accelerative, ठीक है, एक्सेलरेटिव या फिर एक्सेलरेटेड कह देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डेट मीन्स फोर्स तो हमारा क्या है? जीरो है, बट एक्सेलरेशन हमारे पास डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका एग्जांपल हमने दे दिया था कि लिफ्ट की गति एक आभासी होती है जिसमें हमें अपना पैरों में भारीपन महसूस होता है। और दूसरा होता है एक अर्थ होती है हमारे पास। जो हमारी पृथ्वी है वो एक्चुअली में तो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन क्योंकि हम बिना ही कोई, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, ये बिना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स के अपनी एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है। इस प्रकार से ये एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है। तो इसमें एक्सेलरेशन भी होता है, और जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं रहे। तो एक तो अर्थ की गति हो गई, दूसरा हमने लिफ्ट का एग्जांपल लिया था। लेकिन एक्चुअली में अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, लेकिन जो ये एक्सेलरेटेड घूमने के कारण, अपनी अक्ष पर घूमने के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वो एक बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया जाता है, होता नहीं है अर्थ कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, केवल और केवल मान लिया जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो इन कह देंगे हम इसमें इन एक्चुअली अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज ऑफ, क्यों है ये ऐसा? इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, but the acceleration is very minor, ठीक है। तो हम क्या कह देते हैं? बाई अर्थ देन इट अज्यूम्ड, ऐसा मान लिया जाता है, टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्चुअली में नहीं होती है, लेकिन ये अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सभी एग्जाम्पल्स जिनमें अपनी एक्सिस के अराउंड वो कोई वस्तु रोटेट करती है, वो सभी किस में आते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आते हैं। तो ये लाइन भी हम लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट will rotate at its own axis। मतलब इस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पार्टिकल होता है वो अपनी ही अक्ष पर क्या करता है?
रोटेट करता है, जिस प्रकार से पृथ्वी ही अपनी ही अक्ष पर रोटेट करती है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, लेकिन उस बात से हमारा यहाँ कोई भी लॉजिक नहीं है, हमें तो केवल रोटेट का देखना है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स को आप जितना रटोगे उतना ही इसके अंदर आप फंसते चले जाओगे। फिजिक्स में बहुत से लॉजिक होते हैं, केमिस्ट्री में हाँ हो जाता है, रटने से काम चल जाता है, मैथ में भी आप फॉर्मूला रट लेते हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में लॉजिक चलते हैं। आप कितने एक लॉजिक रटोगे? तो इसलिए फिजिक्स को समझिए। फिजिक्स है ही क्या? अपने आसपास की चीज़ फिजिक्स है, और कुछ नहीं है फिजिक्स तो आप इसको समझिए, रटिए मत। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।